नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल वर्तमान चक्रा में। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी भारतीयों को एक बहुत हमारी बड़ी अचीवमेंट हमारे साइंटिस्ट लोगों की तरफ से जो हुई है उसकी लिए बधाई देते हैं। ये कल ही बहुत बड़ी अचीवमेंट कल शाम को 6:04 पे हमारे साइंटिस्ट लोगों ने करी है, जो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे हुई है। और इस बहुत ही अद्भुत क्षण के लिए इतने समय तक हम अपने दिल को थाम कर बैठे हुए थे, और जब वो क्षण आया तो हमारी प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं थी। और इसके बाद मैं आपको आदरणीय उत्तरा दीदी से मिला रहा हूं, जो अपने एक वर्तमान सीरीज की अंतिम कड़ी को पूरा करने जा रही हैं, जिसमें 12वें भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में होने का फल किस प्रकार का रहता है वो हमें सिखाने वाली। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, और पूरे देशवासियों को या हमारे जो भी श्रोता हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे तो एक परिचित हैं, उनका कल जन्मदिन भी था, तो हमने उनको यही कहा कि आपका जन्मदिन अमर हो गया। अब सब लोग याद करेंगे तो आपको भी याद करेंगे। इस ओकेजन के पास इतनी बढ़िया घटना घटी है जो अमर करेगी भारत को, और वो भी साउथ पोल पे उतरना, जहां पर अभी तक कोई नहीं उतरा है ना। अभी लूना जो है, ये रशिया का जो है वो क्रैक हो गया है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। खैर, ये तो साइंस के इन्वेंशन वगैरह और चलते रहेंगे। हम लोग भी अपने ज्योतिष को आगे बढ़ाते रहते हैं। आज हमारा द्वादश भाव से जुड़े हुए जो फल हैं, विभिन्न भावों से जुड़कर द्वादश भाव का स्वामी किस प्रकार के फल देता है वो हम देखना चाहते हैं। उसके बाद हम कुछ और नई सीरीज शुरू करेंगे, नक्षत्रों को लेकर कर सकते हैं, और भी कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं द्वादश भाव का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर या वहां का सूचक बनके, सिग्निफिकेटर बनकर। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि वो सिग्निफिकेटर कैसे बनेगा, जब वो या तो भाव में जाए तो उसका कारक बन जाएगा, या फिर कोई ऐसा ग्रह जहां जो वहां बैठा हुआ है उस भाव में, उसके नक्षत्र में हो, तब भी वो उस भाव का सिग्निफिकेटर बन जाता है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो यदि द्वादश भाव का स्वामी अर्थात 12वें भाव का स्वामी सबसे पहले लग्न का सूचक बनता है, तो जो सबसे पहले दुष्परिणाम होता है वो ये होता है कि हम जानते हैं कि छठा, आठवां और 12वां भाव हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने गए। तो सबसे पहले तो उसको कोई ऐसी जन्मजात बाई बर्थ कुछ ऐसी कमी, शारीरिक कमी या तकलीफ देता है जो उसके जीवन में रहती है और उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ती। जैसे पैरों में कुछ चोट लग जाना, या आंख में कुछ परेशानी, या किसी भी तरह की कोई कोई दोष जो होता है, शारीरिक दोष, वो लग्न भाव में जाने पर द्वादश भाव के स्वामी का हमें दिखाई देता है, चाहे बचपन में दिखाई देता है या बड़े होकर समझ में आए। सबसे पहला तो ये है। और दूसरा ये है, क्योंकि ये भाव जो है लग्न भाव द्वादश भाव से दूसरा भाव है, तो व्यक्ति जो है दूसरे देशों से, अन्य देशों से धनार्जन कर सकता, या उसकी ऐसी इच्छा रहती है कि वो विदेश में जाए, विदेश में रहे, ऐसी इच्छा भी रहती है। या फिर नहीं तो कभी कभी अगर कोई बहुत ही बुरे ग्रह होते हैं, राहु शनि जैसे पाप ग्रह यदि हो, तो फिर वो जो है उनको एकांतवास में या जेल में, मैं डरा नहीं रही हूँ किसी को, लेकिन इस तरफ ले जा सकते हैं, एक एकांतवास में या अनजानी जगह पर भी वो जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब यदि सेकंड हाउस आता है, इसका स्वास्थ्य से बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। द्वादश भाव का स्वास्थ्य की में कमी लाता है। अब आता है यदि सेकंड हाउस, तो द्वादश भाव का स्वामी यदि सेकंड हाउस में आता है तो व्यक्ति पैसा तो खूब कमाता है अपने बलबूते पर, लेकिन वो खर्चा भी बहुत करता है। खर्चा भी उसके हाथ से बहुत होता है, क्योंकि ये व्यय भाव भी है। तो पैसा कमाता है, बाहरों से कमाता है, विदेशों से कमा सकता है, अन्य स्थानों से कमाता है, लेकिन उसका बचता नहीं है, वो खर्चा बहुत करता है। और कुछ लालची किस्म का भी ऐसा व्यक्ति माना गया है, और ईर्ष्यालु होता है, हमेशा कमाने का प्रयास करता रहता है, और उसको उसके लिए वो सारे तरीके, मतलब किसी भी तरह का तरीका अपनाने से, गलत सही
संकोच नहीं करता, ये ग्रह पर डिपेंड करता है। जो शुभ ग्रह होते हैं, शुक्र और गुरु, ये जो हैं सही तरीके अपनाने पर जोर देते हैं, जबकि पाप ग्रह जो होते हैं, मंगल, शनि, ये गलत तरीकों से भी धन कमाने पर जोर देते हैं, या अपना सकता है कोई भी तरीका। यदि द्वादश भाव का स्वामी तीसरे भाव का सूचक बनता है या वहां पर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं, हमेशा उसको घर बदलते रहना पड़ता है, वो एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। एजेंसी इत्यादि के काम, या ट्रैवलिंग का काम, या टूरिंग का काम, या वो गाइड वगैरह करके, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, उसको यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। और विशेष रूप से उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा में जो ग्रह द्वादश भाव का स्वामी होकर इनका सूचक बना, और घर भी बार बार बदलता रहता है, या फिर पत्राचार करता है, लेखन कार्य से, यात्राओं से ही उसको लाभ मिलता है, या फिर छोटे भाई बहनों से को मिलता है, लेकिन वो खर्चा भी होता है, छोटे भाई बहनों पे भी उसका खर्चा होता है, खर्च करना। यदि चतुर्थ भाव से जुड़ता है द्वादश भाव का स्वामी, तो व्यक्ति कभी प्रॉपर्टी पर खर्च करता है यदि मंगल शनि जुड़े हुए हैं, कभी गाड़ियों पर खर्च करता है यदि शुक्र जुड़ा हुआ है, यदि चंद्रमा जुड़ा हुआ है तो माता की लंबी यात्राओं पर खर्च कर सकता है वो, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो चतुर्थ भाव से नवा भाव है, तो माता की लंबी यात्राओं पर उसको खर्च करना पड़ता है। इस तरह से हम देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, शिक्षा, शिक्षा के ऊपर भी, चाहे वो दूसरों के लिए दी जाने वाली शिक्षा हो या स्वयं की शिक्षा हो प्रारंभिक, उस पर भी उसका खर्चा होता ही है। इसके अतिरिक्त वो खेती बाड़ी में खर्चा करता है, जमीन सुधारता है, व्यापार और उद्योग में भी खर्च कर सकता है, चौथे भाव से जुड़े हुए जो भी व्यापार होते हैं। अब यदि पंचम भाव से जुड़ता है, तो पंचम भाव हमारी संतान का भी कारक है और हमारी हॉबियों का भी, मतलब कि हमारे रुचियों और अभिरुचियों का कारक है, जिन पे हमारा पैसा खर्च होता है, स्पोर्ट्स में, सट्टे में, जुए में, शेयर मार्केट में, और विभिन्न तरह के, मतलब जो डांस, ड्रामा, नृत्य, इस तरह की जो भी होती हैं चीजें, इन सब में उसका खर्चा बहुत होता है। या संतान के ऊपर भी खर्चा होता है, संतान की चिंता के प्रति, क्योंकि पंचम भाव से ये अष्टम भाव है, तो इनका पैसा संतान के ऊपर भी खर्च हो सकता है। उसको कभी कभी कोर्ट में भी घसीटा जा सकता है, जिसमें सामने वाले को फायदा होता है, जातक को फायदा नहीं होता। दिमाग अशांत रहता है, कई बार परेशानियों से भी घिरा रहता है, वो शांत नहीं रह पाता, चैन से नहीं रह पाता, ऐसा बोलते हैं बहुत से लोग, हमें चैन नहीं मिल रहा है। अब आता है छठा भाव। यदि द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव का सिग्निफिकेटर बनता है किसी भी तरह से, तो छठा और 12वां भाव ऑपरेट हो जाता है, और छठा और 12वां भाव हमेशा मतभेद बढ़ाता है। जिस किसी से भी हम किसी भी तरह का इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई कार्य व्यापार करते हैं, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, उनमें भी मतभेद बढ़े रहते हैं विशेष रूप से। या इसके साथ हम कार्य, जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का पेशेंट से मतभेद होता है, या कोई लॉयर है तो लॉयर का पेशेंट, मतलब इंटरेक्शन। ये कोई मकान बना रहा है तो उसके बिल्डर से भी मतभेद हो सकते हैं। इस तरह से जो मतभेद है वो छठा और 12वां भाव जब भी ऑपरेट होता है तो चलते रहते हैं और खत्म नहीं होते उस ग्रह की दशा अंतर्दशा के अंतर्गत। और उसका जो है परेशानी उसको होती है, उसकी हैबिट्स जो है वो ठीक नहीं रहती हैं, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो चिड़चिड़ा जल्दी जाता है, दूसरे लोग ही उसको, उसका कुछ अगर करें तो करें, वरना वो स्वयं नहीं करता, ये चीज है। अब आता है सेवेंथ हाउस। यदि द्वादश भाव का स्वामी सेवेंथ हाउस से जुड़ता है किसी भी तरह से, सबसे पहले तो जो हमारा लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उस सप्तम भाव से ये छठा भाव हो जाता है, तो कुछ ना कुछ उसको तकलीफें होती रहती हैं। और जो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर जो भी है, वो इस जातक पर थोड़ा हावी रहता है, क्योंकि उसका हमेशा छठा भाव ऑपरेट हो रहा है, तो वो सामने वाले को या जातक को दबाने की कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त पार्टनर ज्यादा लाभ कमाता है और गुप्त गतिविधियां इसके प्रति करता रहता है, जातक के प्रति, क्योंकि 12वां भाव हमारा गुप्त गतिविधियों का भी है, जिनका क्रियाकलाप वो जातक के लिए करता रहता है। कभी कभी कोर्ट केस भी हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, जिसमें जो विरोधी पक्ष है उसी को ही लाभ मिलने की संभावना अधिक है। अब आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है, यदि द्वादश भाव का स्वामी किसी भी तरह से अष्टम भाव में जुड़ जाए
बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन बनता है ये। सामने वाले के लिए तो दूसरा और छठा भाव हो गया, आपके लिए आठवां और बारहवां। मतलब आपके हाथ से एक तो धन तो सबसे पहले निकलेगा ही से, रुपया पैसा, मतलब आपको किसी न किसी को देना है। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं का भी अष्टम भाव जो है कारक है। दुर्घटना जाना या अस्पताल आना जाना लगा रहता है। आर्थिक नुकसान बहुत होता है, ऋण का बोझ बन जाता है, मतलब इतना नुकसान होता है कि उसको कर्जा लेना पड़ता है, देना पड़ता है। मानसिक कष्ट वो तो चलते ही रहते हैं। छोटी छोटी सी बातों के लिए बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है व्यक्ति को मजबूरी में, चाहे वो खुशी से करे चाहे वो परेशान होकर करे, लेकिन उसका बहुत खर्चा होता है। और उसको अपमान भी झेलना पड़ता है, मतलब उसको सम्मान नहीं मिलता है कि वो खर्च कर रहा है तो कुछ अच्छा उसको मिले, क्रेडिट नहीं, उसको बदनामी ही मिलती है अष्टम भाव से। अब आता है नवम भाव। यदि नवम भाव का स्वामी जो है किसी भी तरह से द्वादश भाव से जुड़ा हुआ हो तो लंबी यात्राएं और विदेश यात्रा तक हो सकती है, क्योंकि नवा भाव लंबी यात्राओं के लिए, तीसरा भाव छोटी छोटी यात्रा। तो व्यक्ति जो है लंबी यात्राएं करता है, या यदि उसका स्थानांतरण भी होता है, घर बदलना होता है तो दूर, आसपास नहीं होता, जबकि तीसरे भाव से हम आसपास ही देख लेते हैं। और व्यक्ति का विदेशों में भाग्योदय भी सम, वो शौकीन भी होता है लंबी लंबी यात्राओं का, और घर भी दूर दूर बदल सकता। पिता के लिए ये चौथा भाव माना गया है, 12वां भाव, तो उसके लिए घर परिवार इसकी दृष्टि से बहुत भाग्यशाली माना गया। 9वें भाव का एक और इफेक्ट है कि व्यक्ति जो है नौकरी बार बार बदलता है। 10वें भाव का ये 12वां भाव है, तो उसको एक नौकरी में चैन नहीं मिलता, या वो जल्दी प्रमोशन की इच्छा करता है और चेंज करता रहता है, जॉब चेंज। और मदर के लिए भी ठीक नहीं है, उनके लिए हालांकि 9वां भाव और छठा भाव है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि अपन देखें तो बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। संतान के लिए जो है 5वें से 5वां है, पहली संतान के लिए, और अष्टम भाव है। तो संतान के यदि कोई पार्टनर्स वगैरह होते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, संतान को फायदा नहीं। अब आता है दशम भाव। यदि द्वादश भाव का स्वामी दशम भाव का कारक होता है तो 12वां भाव, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गुप्त गतिविधियों का भी है। तो जो दूसरे शत्रु लोग हैं या उसके ओपोनेंट हैं, वो इसके खिलाफ जो गुप्त षड्यंत्र करते हैं उनसे जातक को ही फायदा होता है, क्योंकि दशम भाव से वो जुड़ रहा है। या फिर विदेशों में, अन्य देशों में उसको फायदा होता है, नौकरी वगैरह में उन्नति मिलती है और वो लाभ प्राप्त भी करता है। कई बार ऐसे लोग जो हैं सीक्रेट एजेंट, सीबीआई, सीआईडी, इन सब में भी काम कर सकते हैं, गुप्तचर संस्थाओं में, क्योंकि 12वां भाव ऐसी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और नहीं तो अगर अच्छे काम नहीं करते हैं तो कई लोग स्मगलर और स्मगलिंग का भी काम कर सकते हैं, जो चोरी छुपे गैर कानूनी काम कर, दोनों तरह के हैं। ये डिपेंड करता है ग्रह, कौन से ग्रह जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं उस पर पूरा निर्भर करता है। शुभ ग्रह गलत काम नहीं करवाते, अकारक ग्रह ही गलत काम। अब आता है 11वां भाव। यदि 12वां भाव है 11वें भाव से जुड़ता है तो वो अपने से 12वें हो जाता है, तो इसलिए उसको कभी भी नुकसान नहीं होने देता जातक को, बल्कि उसको फायदा ही देता है, उल्टे लाभ भी मिलता है। केवल मात्र ये एक भाव ऐसा है 11वें भाव में आकर वो जातक को फायदा देता है, नुकसान नहीं देता है, असंतोष भी नहीं देता है, बल्कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है और बिना किसी कठिनाई के उसका हो जाती है। अच्छे कार्यों में धन खर्च होता है। आपको एक राज की बात बताऊं कि मेरा भी 12वें भाव का स्वामी 11वें में है, और वाकई उसकी पूरी दशा मेरे जीवन में निकल गई है और बहुत अच्छे परिणाम उसने मुझे दिए हैं, मतलब जो भी अच्छे हो सकते थे। हालांकि जब अकारक का बीच में अंतर आया तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अवश्य हुई, लेकिन कुल मिला के अगर अपन उस दशा को देखें तो उसने अच्छे परिणाम दिए। तो हमें ये चीज देखना बहुत जरूरी है। अब आता है 12वां भाव, कि द्वादश भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में ही उसी का सूचक बन जाए या उसी का ही सिग्निफिकेटर बने तो एक तो खर्चा खूब करवाता है, दिल खोल के खर्चा, तो जितना खर्चा हो सकता है। लेकिन और इसके अलावा उसको जीवन में संतोष नहीं मिल पाता, इतना खर्चा करने के बावजूद भी वो खुश नहीं रह पाता है, हमेशा अपने खर्चों से परेशान भी रहता है। इनकम उसकी होती रहती है खर्चे के लिए, लेकिन वो परेशान रहता है हर तरफ से। कभी कभी वो गिर भी सकता है, उसको चोट भी लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है उसके साथ, और कभी कभी अस्पताल भी जाना पड़ सकता है या जेल यात्रा, इट डिपेंड्स।
कि राहु या शनि जो है पाप ग्रह है, अकारक होते हैं, और वो गलत काम करता है या कभी कभी अनजाने में उससे हो जाता है और बहुत ही बुरा ग्रह फल दे रहा है, तो जेल यात्रा संभव है, वरना ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12वां भाव जो है वहीं बैठा हुआ उसका स्वामी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता। हमें उसका नक्षत्र भी देखना पड़ेगा, और नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है वो भी देखिए, क्योंकि वो केवल 12वें का ही सिग्निफिकेटर नहीं होता है। नक्षत्र स्वामी कौन है, नक्षत्र स्वामी के भाव कौन कौन से हैं, सारी चीजें हम देखें, और उसके बाद हम ये देखें कि उसकी दशा अंतर्दशा कब है, तभी हम किसी निर्णय पर पहुंचे। किसी निर्णय पर पहुंचने में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो हमारे जो प्रिडिक्शन है या ये नियम जो हैं हमारे सही साबित होंगे। बहुत बढ़िया दीदी, हमेशा की तरह संपूर्ण वीडियो, एक कंप्लीट जानकारी एक ही जगह पर आपको प्राप्त हो जाती है और बड़ी सटीकता है इस चीज में। आपने जो बात करी है उसमें मेरे अपनी कुंडली के हिसाब से भी मैंने देखा कि वो बिल्कुल सटीक बात हो रही थी, बिल्कुल प्रैक्टिकली ठीक बात हो रही है। और ये एक बहुत अच्छा वीडियो। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं, आप उनको डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार दीपक जी।